आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल जो राइट्स हैं उसके संबंध में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब प्रश्न है कि अगर आप मूल अधिकार को किस तरह पढ़ना चाहते हैं, आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप ऐसा पढ़ लीजिए जिससे आपकी मेंस की तैयारी पूरी हो जाए और आप वहाँ पर रिटर्न कर पाएँ, या प्रीलिम्स के स्तर पर आप पढ़ पाएँ। तो केवल आप मूल अधिकार में जो प्रमुख क्या अनुच्छेद हैं उनको आप याद कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप मेंस लिखते हैं तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मूल अधिकार में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, जैसे मूल अधिकार क्या है, एक प्रश्न हो सकता है। एक प्रश्न भी होता है कि मूल अधिकार की विशेषताएं क्या है, कौन कौन सी ऐसी विशेषता है जो मूल अधिकार में देखने को हमको मिलता है। उसके बाद कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि ये जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार के माध्यम से व्यक्तियों को कुछ अधिकार दिए गए हैं और कुछ अधिकार होते हैं कानूनी अधिकार। तो ये जो मूल अधिकार है और कानूनी अधिकार है, इसमें किस प्रकार की भिन्नता है, एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। उसके अतिरिक्त जो है लास्ट में हम ये देखेंगे कि प्रमुख जो क्या है प्रावधान का अर्थ है ये है कि हम जो आपका भाग 3 है, भाग 3 में अनुच्छेद क्या है आपका 12 है। अनुच्छेद 12 से लेके कहाँ तक, अनुच्छेद 35 तक, इसको हम देखेंगे प्रावधानों में। एक एक करके हम उसमें डिफाइन करेंगे। विशेषताओं को अंतिम पढ़ना चाहिए, प्रारंभ पढ़ना चाहिए, जहाँ भी आप पढ़ना चाहें पढ़ लें, क्योंकि ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए आप इसको बाद में भी देख सकते हैं, कोई समस्या तो है नहीं। प्रश्न है कि मूल अधिकार है क्या। जब संविधान सभा का निर्माण किया गया उस समय हम क्या कर रहे थे, बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन कर रहे थे और हमने अमेरिका का जो संविधान देखा, अमेरिका ना कहे यूएसए का जो संविधान है, यूएसए में फंडामेंटल राइट्स थे। संविधानवेत्ता इससे काफ़ी प्रभावित थे और उन्होंने प्रयास किया कि भारत में भी क्या कर दिया जाए, मूल अधिकार को लागू कर दिया जाए। इसके लिए समितियां बनी और जब उन्होंने इस पर क्या कर दिया, सिफारिशें कर दी, तो अंत में जो है एक उप समिति बनी थी। एक उप समिति बनी, ठीक। उप समिति के अध्यक्ष जो कौन थे आपके, जेबी कृपलानी, इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी थी जिसका मूल काम क्या था, जो सिफारिशें मूल अधिकार से संबंधित की गई थी उन सिफारिशों को कैसा लागू किया जाए, इसके संबंध में जो है अंतिम सिफारिश करनी थी। अब जेबी कृपलानी ने क्या कर दिया, एक सिफारिश कर दी कि कौन कौन से ऐसे अधिकार होंगे जिनको हम क्या करेंगे, मूल अधिकारों में शामिल करेंगे। मूल अधिकार आपके संविधान में भाग 3 में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। प्रश्न यह है कि मूल अधिकार है क्या। याद रखिए मूल अधिकार किससे प्रभावित था, यूएसए से। हालांकि यूएसए के मूल अधिकार और हमारे मूल अधिकार में अंतर है। वहाँ का मूल अधिकार निरपेक्ष होता है और हमारे यहाँ सापेक्ष है। और क्यों हमारे यहाँ सापेक्ष है, क्यों निरपेक्ष है, इसकी व्याख्या मैं थोड़े समय बाद करूँगा। अब प्रश्न है कि मूल अधिकार क्या है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मूल अधिकार की आवश्यकता क्यों होती है, एक प्रश्न ये भी होता है। देखिए, 2 प्रकार के तंत्र होते हैं। एक होता है क्या, राजतंत्र, और एक है आपका लोकतंत्र। 2 प्रकार के तंत्र जो हैं आपको देखने को मिलेगा। राजतंत्र में क्या होता है, राजाओं को विशेषाधिकार होता है। ठीक है, राजाओं के पास विशेषाधिकार होना भी चाहिए, इसमें किसी प्रकार से कोई समस्या भी नहीं है। लेकिन वहाँ पर जनता के पास जो है, जनता के पास राजा के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं होता। बात अटपटी सी लग रही होगी आपको कि राजा के विरुद्ध क्यों अधिकार होना चाहिए। देखिए, अगर राजा जो है जनता के साथ क्या करे, दुर्व्यवहार करे या अनैतिकता पूर्वक क्या करे, कार्य करे, तो भी जनता क्या करती है, राजा के कार्यों को चुपचाप सहती है। यही राजतंत्र की सबसे बड़ी क्या है, विडंबना है। अगर राजा जो है कल्याणकारी है तो वहाँ की जनता क्या होगी, काफ़ी खुश रहेगी। यदि राजा क्या हो गया, दुराचारी हो गया या तानाशाह हो गया, तो वहाँ पर जनता जो है चुपचाप क्या करती है, सहन करती है। इसलिए जनता को जो है विकास का अवसर नहीं मिलता, ना ही उनको राजनीतिक विकास का अवसर मिलता है, ना ही उनको आर्थिक, ना ही उनको सामाजिक विकास का अवसर मिलता है। साथ ही साथ जो है नैतिक अधिकार भी इनके पास नहीं होते।
जो हर मानव के पास होना चाहिए। इसीलिए राजतंत्र की कड़ी आलोचना जो है की जाती है। समस्या राजा में नहीं है, समस्या राजतंत्र के सिस्टम में है। क्यों? क्योंकि जनता के पास किसी प्रकार से राइट्स नहीं है। किसके विरुद्ध? राजा के विरुद्ध। मतलब जो आपके ऊपर शासन करता है, आप उसके विरुद्ध किसी प्रकार का अधिकार नहीं रखते। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि आप पूर्णतः जो है किस पे निर्भर है? राजा पे निर्भर है। इसलिए आपको विकास का अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन डिसाइड करेगा? राजा डिसाइड करेगा। अब प्रश्न आया कि लोकतंत्र आता है, तो लोकतंत्र में अपन क्या करते हैं? उनको प्रदान कर देते हैं मूल अधिकार। ठीक, जैसे आपने अभी रामायण देखा होगा, रामायण महाभारत आपने देखा होगा, तो रक्षा के लिए क्या उनको प्रदान किया जाता था? अस्त्र प्रदान किया जाता था। और उस अस्त्र से क्या करते थे वो लोग? ब्रह्मास्त्र वगैरह सुना होगा। उस अस्त्र से क्या करते? स्वयं का संरक्षण करते थे और शत्रु का वध करते थे। तो ठीक वैसे ही लोकतंत्र में क्या कर दिया जाता है? जनता को अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। किसको अधिकार प्रदान कर दिया जाता है? जनता को। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो शासन करने वाले हैं अनैतिकता पूर्वक क्या ना करें? कार्य ना करें। ठीक, क्योंकि शासक जो है स्थायी होगा नहीं, आपके द्वारा ही चुना जाएगा। लेकिन होता क्या है? आप चुन तो लेते हैं, लेकिन चुनने के बाद क्या राजा जो है या जो शासक हैं सही ढंग से काम करते हैं नहीं करते हैं? इसके बारे में आप स्वयं समझ सकते हैं। इसीलिए आपको क्या दे दिया है? मूल अधिकार दे दिया है। तो मूल अधिकार क्या है? तो यह जनता के पास या लोगों के पास राज्य के विरुद्ध अधिकार है। लोगों या नागरिकों लिख सकते हैं, नागरिकों को राज्य के विरुद्ध, नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है, प्राप्त अधिकार है। ठीक है। और यदि इस प्रकार का अधिकार जनता को मिल जाता है या सामान्य नागरिकों को मिल जाता है तो उनके सर्वांगीण विकास के अवसर क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। मतलब उनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास संभव हो पाता है। राजनीतिक विकास, या चाहे तो आप एक और शब्द लिख सकते हैं, नैतिक विकास का जो है अवसर क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो मूल अधिकार की आवश्यकता क्यों कहा? तो आप लिख सकते हैं कि यह नागरिकों को राज्य के विरुद्ध क्या प्रदान करता है? संरक्षण प्रदान करता है। ठीक, दूसरी बात, इससे जो लोग हैं या जो सामान्य नागरिक हैं उनके विकास के अवसर क्या हो जाते हैं? बने रहते हैं। इसलिए मूल अधिकार आवश्यक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा कि मूल अधिकार क्या है, तो आप सीधे लिखिए कि जो आपका संविधान है, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद जो 12 से लेकर 35 तक वर्णित है उसे हम मूल अधिकार कहते हैं। और यह मूल अधिकार जनता को राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। ठीक, यह जनता को अपने संरक्षण के लिए अधिकार दिए गए हैं और यह जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए क्या है? आवश्यक है। तो आवश्यकता क्यों है अगर आपसे पूछा है तो आप क्या है उसी का अगर आप उत्तर देते हैं तो भी सामने वाला आपसे संतुष्ट हो जाएगा। ठीक, मूल अधिकार क्या है जी? राज्य के विरुद्ध जनता को प्राप्त अधिकार है। ठीक, जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। ठीक, आवश्यकता इसलिए है, अगर आप राजतंत्र में देखिए और लोकतंत्र में देखिए, यहाँ पर जनता को स्वयं की रक्षा किसी प्रकार से क्या नहीं है? अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो होता है जनता को क्या होता है? अपने अधिकारों के संरक्षण का अधिकार होता है। ठीक, कैसे करती है, मतलब कैसे संरक्षण होता है? इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ पर मिलेगा? अनुच्छेद 32 में। ठीक, जहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अभी आप याद रख लीजिए, ठीक, उपचारों का अधिकार कि कैसे जो है हम अपने अधिकारों की रक्षा करते हैं। प्रश्न ये है कि हमने कह दिया कि राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है, तो फिर व्यक्ति जो है कैसे इन अधिकारों को संरक्षित करता है? इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ मिलेगा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार में आपको मिलेगा। ठीक, याद रखिएगा, एक एक करके जुड़ता जाता है। अगर आप इसको समझ पाएंगे तो काफ़ी आपके लिए आसान होगा, इसको रटना नहीं है। ठीक, याद रहेगा। ठीक, ये हो गया क्या? मूल अधिकार क्या है। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकार की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक, पहली विशेषता क्या है? यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। ठीक, न्यायालय द्वारा क्या है? प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय का अर्थ क्या है?
यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह संवैधानिक उपचारों के माध्यम से न्यायालय के शरण में जा सकता है। और अनुच्छेद 32 के माध्यम से कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और 226 के माध्यम से कहा जाता है हाई कोर्ट में जाता है। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो जाता है तो ये न्यायालय के शरण में चले जाते हैं, और न्यायालय जो है रिट जारी करती है, और इन रिटों की संख्या कितनी है? 5, जिस पे हम भविष्य में क्या करेंगे, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो पहली विशेषता क्या हो गया? न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, मतलब यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह न्यायालय के शरण में जा सकता है। दूसरी प्रमुख विशेषता क्या है, जो हमने क्या में पढ़ा? राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार है, राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त अधिकार है, इसकी दूसरी विशेषता हो गई। ठीक, फंडा क्लियर हुआ। याद रखिएगा, तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह राष्ट्रीय आपातकाल में भी क्या नहीं होता, राष्ट्रीय आपातकाल में भी क्या नहीं होता, निलंबित नहीं होता। ठीक है, हालांकि उसके भी अलग अलग प्रावधान है। जैसे आप 358 में जाएंगे, वहां पर लिखा हुआ है कि जो आपका अनुच्छेद 19 है वह स्वतः क्या हो जाता है, निलंबित हो जाता है। और 300 जो आपका 59 है उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति क्या करता है, मूल अधिकारों को आवश्यकता अनुसार निलंबित करता है, बाकी को, मतलब 19 को छोड़कर। इसमें क्या है कि किसी भी स्थिति में जो आपका अनुच्छेद क्या है आपका 20, ठीक, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संबंध में जो संरक्षण है, और अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता। ठीक, ये 2 अनुच्छेद हैं, कभी भी क्या नहीं होते, निलंबित नहीं होते, कभी भी क्या नहीं होंगे, निलंबित नहीं होंगे। तो पहली विशेषता, दूसरी विशेषता और तीसरी विशेषता, राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता। और लिख दीजिएगा कि 20 और 21 तो निलंबित नहीं होते। राष्ट्रीय आपातकाल होने पर भी मूल अधिकार जो आपके निलंबित नहीं होते, हालांकि अधिकांश अधिकार जो है निलंबित हो जाते हैं। 19 तो स्वतः निलंबित हो जाता है, लेकिन जो 20 और 21 है यह निलंबित नहीं होता। ठीक, उसके बाद तीसरा जो है, चौथा, देखिए इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जो प्रावधान हैं उनको अन्य देशों से क्या कर उठा के हमारे देश में लागू कर रहे हैं, लेकिन संविधानवेत्ताओं ने हमारी सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप क्या किया, उसको लागू किया। मतलब सेम टू सेम हमने उसको लागू किया नहीं, जो भारतीय संस्कृति है उसके आधार पर हमने क्या किया, लागू किया। जब यूएसए में क्या किया गया, मूल अधिकार लाया गया, तो वहां पर मूल अधिकार निरपेक्ष था। निरपेक्ष का शाब्दिक अर्थ यह है, वहां पर युक्तियुक्त निर्बंधन नहीं था, युक्तियुक्त निर्बंधन नहीं था, किसी प्रकार से वहां पर निर्बंधन नहीं था। कहां पर? यूएसए में। लेकिन भारत में जब लागू किया गया मूल अधिकारों को, कहां पर लागू किया गया? भारत में जब लागू किया गया मूल अधिकारों को, तो वहां पर हमने क्या कर दिया, युक्तियुक्त निर्बंधन लागू कर दिया। ठीक है, अब प्रश्न है कि युक्तियुक्त निर्बंधन क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमारे यहाँ क्या है, 19 जो आपका 1 है का, 19(1) का क्या कहता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की क्या, वाक एवं अभिव्यक्ति की, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। याद रखिएगा, हमारे यहाँ वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसमें क्या कर दिया गया है, युक्तियुक्त निर्बंधन लागू कर दिया गया है। जैसे देश की एकता, अखंडता, देश की रक्षा, न्यायालय की अवमानना, ठीक, मानहानि, इस आधार पे आप क्या नहीं कर सकते, या इस आधार पर सरकार क्या कर सकती है, आप पे युक्तियुक्त निर्बंधन क्या कर सकते हैं, लागू कर सकती है। ठीक, किसके किसके नाम पे, ठीक, क्या क्या लिख सकते हैं आप, जैसे आप लिख सकते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, ठीक, देश की एकता एवं क्या, अखंडता, ठीक, न्यायालय की क्या, न्यायालय की अवमानना, ठीक, कदाचार, ठीक, इन आधारों पर क्या कर सकते हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित किया जा सकता है। इसलिए जो भारतीय मूल अधिकार को क्या माना गया है, सापेक्ष माना गया है, जबकि यूएसए का जो है निरपेक्ष है। याद रखिए, हमारा मूल उद्देश्य जो होता है, जैसे जैसे देश क्या करता है, विकास करते जाता है, वहाँ के लोग परिपक्व होते जाते हैं,
तो वहां पर युक्तियुक्त निर्बंधन को समाप्त किया जाता है। कभी भी आप ऐसा मत समझिए कि युक्तियुक्त निर्बंधन होना चाहिए। वो तो हमारे देश की क्या है, सामुदायिक विकास के लिए आवश्यकता थी, इसलिए युक्तियुक्त निर्बंधन क्या कर दिया गया, यहाँ पर लागू कर दिया गया। किसके लिए ऐसा लागू कर दिया गया, क्यों? क्योंकि ताकि सामुदायिक आवश्यकता को, ठीक, सामुदायिक आवश्यकता को क्या किया जा सके, सामुदायिक आवश्यकता को बनाए रखने के लिए क्या किया गया, या व्यक्तिगत आवश्यकता को या व्यक्तिगत हित या सामुदायिक हित को, चाहे तो आप हित भी लिख सकते हैं, व्यक्तिगत या सामुदायिक हित को बनाए रखने के लिए, इसका संरक्षण करने के लिए हमने क्या कर दिया था, युक्तियुक्त निर्बंधन लागू कर दिया था। लेकिन इससे क्या होता है, राज्य को क्या मिल जाता है, शक्तियां मिल जाती हैं और राज्य इन शक्तियों का दुरुपयोग करती है। जैसे कि हमारे जो आईपीसी में एक आपको मिलेगा एक आर्टिकल राजद्रोह, ठीक, जो कन्हैया कुमार वगैरह हैं जिन पे राजद्रोह के आरोप लगे हुए थे, 124A काफ़ी फेमस है, 124 का राजद्रोह, ठीक। इस प्रकार के क्या किए जाते हैं, जब कोई व्यक्ति जो है राज्य के विरुद्ध कोई वक्तव्य देता है जिससे शांति भंग होने की संभावना होती है, तब उनके ऊपर क्या लगाया जाता है, राजद्रोह लगाया जाता है। और जब कभी भी मामला चलता है कि भारत में राजद्रोह नहीं होना चाहिए, तो वहां पर उसका संरक्षण कर देती है क्या, युक्तियुक्त निर्बंधन। जबकि होना क्या चाहिए, व्यक्ति को अपनी बातों को अभिव्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है, जो भी जैसा भी है। लेकिन चूंकि सामुदायिक हित जुड़ा हुआ है, व्यक्तिगत हित जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या किया जा रहा है, युक्तियुक्त निर्बंधन को बनाए रखा जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट प्रयास करती है कि युक्तियुक्त निर्बंधन जो है तार्किक रहे और उसकी वो समीक्षा भी करते हैं। तो चौथी विशेषता क्या हो गई कि जो भारत का संविधान है क्या है, निरपेक्ष न हो के सापेक्ष है, क्योंकि वहाँ पर युक्तियुक्त निर्बंधन क्या किए गए हैं, आरोपित किए गए हैं। याद रहेगा। चलिए, ये हो गई चौथी विशेषता। चौथी विशेषता क्या हो गई कि जो हमारा मूल अधिकार है कैसा है, सापेक्ष है। सापेक्ष मतलब यहाँ पर युक्तियुक्त निर्बंधन क्या किए गए हैं, आपके पास आरोपित किए गए हैं, ठीक। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं आप, चाहें तो इसमें मूल अधिकार में लिख सकते हैं कि इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण और संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी क्या है, शामिल है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक। हेडिंग को आप लिख देंगे तो वह भी एक विशेषता हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि हमारे यहाँ जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी एक क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी क्या है, एक मूल अधिकार है। ये सबसे बड़ी विशेषता है, ठीक। सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी क्या है, मूल अधिकार है। तो कौन कौन सी विशेषता हो गई, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त अधिकार है, राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता, 20 और 21 तो निलंबित नहीं होता, हमारा जो मूल अधिकार है सापेक्ष है, ठीक। हमारे मूल अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, याद रहेगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद आप लिख सकते हैं अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। हेडिंग को भी आप लिख सकते हैं। हालांकि इसको अंतिम में लिखना, कभी कभी अगर विशेषताओं को सपोज उन्होंने 15 नंबर में दे दिया तब आप इसको लिखिए। ये देखो एक ऐसा प्रश्न है कि चाहे तो 2 में दे दे, चाहे तो 4 में दे दे, चाहे तो किस में दे दे, 8 में दे दे, और चाहे तो 10 में दे दे, ठीक। उसके बाद संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भी क्या किया गया है, मूल अधिकार में शामिल किया गया है। ये आपकी सबसे बड़ी क्या है, विशेषता है। याद रहेगा, ये हो गया क्या, भारतीय संविधान की विशेषता। अगली कड़ी में मैं आपको बताऊंगा मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या अंतर होता है।